So students, in the last lecture, we have spoken about something called as transcription. We have spoken about something called as translation. So transcription is a process in which DNA is getting transformed or getting converted or getting the DNA is going to form the RNA basically. So RNA का synthesis वाले process का नाम क्या है? Transcription. प्रोटीन के synthesis वाले process का नाम क्या है? Translation. ऐसे ही डीएनए से वापस से डीएनए भी बन सकता है, डीएनए वापस डुप्लीकेट करके वापस से डीएनए बना सकता है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? रेप्लिकेशन. डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन. आरएनए से प्रोटीन बना, ट्रांसलेशन. ये डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, ये पूरा जो प्रोसेस है, जो पूरी रिएक्शन है तुम्हारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. उसके बाद में मैंने क्या बताया कि डीएनए जो है वो बहुत सारी चीजों से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स से बना हुआ है. बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती है. बेस पेयर्स में और न्यूक्लियोटाइड्स में प्लीज कंफ्यूजन मत करना, बिकॉज हम सबको पता है कि बेस पेयर्स ये न्यूक्लियोटाइड्स का हिस्सा है. ये दोनों भी चीजें सेम नहीं है. ये लास्ट लेक्चर में बहुत बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे कि बेस पेयर्स को ही न्यूक्लियोटाइड समझ रहे थे, बट न्यूक्लियोटाइड अलग है, बेस पेयर अलग है. न्यूक्लियोटाइड इज अ बिगर टर्मिनोलॉजी. बेस पेयर उसका छोटा सा हिस्सा है. कैसे बताता हूँ. तुम लोग को यहाँ पे डीएनए दिखाई दे रहा है, इस डीएनए के ऊपर जो छोटी सी सेगमेंट दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज जीन. Now this DNA is going to wrap around a protein molecule called as histone protein. Now this protein के ऊपर जो DNA रैप हो रहा है उसको हम लोग कॉइलिंग बोलते हैं, कॉइलिंग ऑफ द DNA. This DNA is going to super coil itself and ये super coiling के वजह से एक क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर बनेगा और ये क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर आराम से न्यूक्लियस के अंदर पैक हो सकता है. डीएनए का लेंथ बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियस का डायमीटर से चिल्ला पिल्ला सा होता है, एकदम नन्हा मुन्ना सा होता है न्यूक्लियस का डायमीटर, न्यूक्लियस की साइज. दैट्स व्हाई उसको क्रोमोसोम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको न्यूक्लियस के अंदर फिट करवाया जाता है. ये सबको समझा है? यो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सारा रिवाइज करवाया था. सबको समझा है? जस्ट से यो इन द चैट बॉक्स. ओके, कूल. नेक्स्ट मैंने तुमको क्या बताया? नेक्स्ट मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड के बेसिक स्ट्रक्चर्स में क्या क्या होता है ना. मैंने कहा न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या है. सबसे पहली बात, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है उसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है पेंटोज शुगर. पेंटोज का मतलब क्या है? फटाफट चैट बॉक्स में बता दो. पेंटोज माने क्या? पेंटोज का मतलब क्या है? 5 शुगर नहीं, 5 शुगर नहीं. 5 शुगर का मतलब क्या होता है? मतलब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर. 5 कार्बन शुगर है वो, 5 कार्बन शुगर. प्लीज स्पेसिफाई करो तुम लोग क्या लिख रहे हो. मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, तो आंसर वही आना चाहिए, व्हाट इज योर नेम. ऐसा नहीं बोलेगा कि आई लिव इन डोंबिवली, आई लिव इन कल्याण, आई लिव इन उल्लासनगर. नो, योर आंसर शुड कोइंसाइड विद द क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन के हिसाब से तुम लोग आंसर करोगे. सो ये बायो में जरा सीखो और सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो करो कि जो क्वेश्चन पूछा है वैसा ही आंसर करो. अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज द शुगर नेम, दैट इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर. व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर? बिकॉज इट इज अ 5 कार्बन शुगर. नाउ व्हाट इज अ 5 कार्बन शुगर? उसके मॉलिक्यूल के अंदर 5 कार्बन एटम्स होते हैं. केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 5 अगर कार्बन एटम्स किसी शुगर में होंगे तो हम लोग उसको पेंटोज बोलते हैं. अब OSE से जो भी एंड होगा ना उसका मतलब वो शुगर वाला मॉलिक्यूल है. जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, पेंटोज है, राइबिलोज है, हेप्टिलोज है, जाइलिलोज है, अलग 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 प्रकार के शुगर्स है. और उन सारे के सारे शुगर्स को हम लोग किससे लिखते हैं? एंडिंग में OSEOs. ना यहाँ पे तुम लोग देखो, फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है. नॉमेनक्लेचर के हिसाब से तुम लोगों को जहाँ पे तुम लोग देख रहे हो वहां पे तुम लोग क्या देख पा रहे हो? 1 2 3 4 5 ऐसे कार्बन नंबर्स दिए हुए हैं ना. ये तुम्हारे पेंटो शुगर का कार्बन है. डोंट मतलब मिसअंडरस्टूड मत करना कि ये फॉस्फेट ग्रुप का कार्बन है. नो, देयर इज नो फॉस्फेट ग्रुप का कार्बन. दिस इज पेंटोज शुगर का कार्बन. ये जो CH दिखाई दे रहा है वो C जो है ना, ये तुम्हारा किसका कार्बन है? पेंटोज शुगर का कार्बन है. यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन है ना. तुम्हारा जो फर्स्ट कार्बन एटम है पेंटोज शुगर का, उसके ऊपर कौन अटैच रहता है? नाइट्रोजनस बेस. मैंने कहा नाइट्रोजनस बेस. अब नाइट्रोजनस बेस को नाइट्रोजनस बेस क्यों कहा गया बच्चे लोग? बिकॉज उसके अंदर नाइट्रोजन होता है. एक ऐसा कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनस बेस. नाउ नाइट्रोजनस बेस अलग अलग प्रकार के होते हैं. कुछ प्यूरिन्स कहलाते हैं, कुछ पायरिमिडिन्स कहलाते हैं, हमने देखा हुआ है. बट हाल फिलहाल इतना समझो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेस.
ना ये नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर के कौन से कार्बन एटम को अटैच रहेगा? फर्स्ट कार्बन एटम को अटैच रहेगा. Fifth carbon atom of pentose sugar is been attached with what? It has been attached with phosphate group. Understood everyone? Say yo. Everyone say yo in the chat box. तो एक पेंटोस शुगर था, पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ में नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है, फिफ्थ कार्बन के साथ में तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है. ये इन टोटल मिलाकर क्या होगा? इन टोटल मिलाकर इसका नाम है न्यूक्लियोटाइड. क्या नाम है? न्यूक्लियोटाइड. स्पेलिंग ध्यान से देखो, न्यूक्लियोटाइड. मैंने कहा टाइड, न्यूक्लियोटाइड. टाइड में क्या आता है? तीन तीन चीजें आती है. कौन सी तीन तीन चीजें? नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. अंडरस्टूड? ना और एक चीज तुमको याद करनी है कि जैसे हमारी दीवार जो है, हमारी जो दीवार है घर की, वो ब्रिक्स से बनी हुई है, वैसे ही तुम्हारा पूरा का पूरा डीएनए जो है ये रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है. रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड्स. यहाँ का नाइट्रोजनस बेसिस वैरी होता रहता है. कभी एडेनिन लगता है, कभी ग्वानिन लगता है, कभी थाइमिन लगता है, कभी साइटोसिन लगता है. चारों नाइट्रोजनस बेस में से कुछ भी लगता रहेगा, बट बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो सेम टू सेम रहेगा. फॉस्फेट ग्रुप में कोई चेंज नहीं, पेंटो शुगर में कोई चेंज नहीं. सिर्फ चेंज कहां पे हो रहा है? नाइट्रोजनस बेस के यहाँ पे चेंज हो रहा है. अंडरस्टूड एवरीवन? क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर, डिस्टिल्ड वाटर क्लियर? यस. न्यू स्टूडेंट्स, आर यू ट्राइंग टू मेक सेंस आउट ऑफ इट? कुछ भी ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है सर, डर लग रहा है सर, क्या हो रहा है बायोलॉजी में पता नहीं चल रहा है, हिब्रू भाषा चल रही है यहाँ पे, ऐसा कुछ हो रहा है तुम लोगों को? नहीं ना? एवरीवन फुल फाइन? Yes, Meenakshi, Sneha, and everyone who is newcomers. Everyone, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. The next thing which we should remember is कि डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है और आरएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो अलग अलग है. मैंने कहा अलग अलग है. अब अलग अलग में कौन सा अलग है? सिर्फ एक नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस है. ठीक है. जो डीएनए है उसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होंगे वो होंगे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन. ठीक है. जो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है उनका नाम क्या है? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन. चार के चार है. वैसे ही तुम्हारे आरएनए में भी चार नाइट्रोजनस बेस होंगे जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन कॉमन है. सिर्फ थाइमिन के जगह पे क्या आया? थाइमिन के जगह पे आया यूरासिल. थाइमिन के जगह पे क्या आया? थाइमिन के जगह पे आया यूरासिल. मतलब सिर्फ टी वाला जो नाइट्रोजन बेस है वो रिप्लेस हो जाता है यू वाले नाइट्रोजन बेस से. दैट्स व्हाई आरएनए इज लिटिल बिट डिफरेंट देन दैट ऑफ डीएनए. और एक डिफरेंस मैंने क्या बताया था? डीएनए और आरएनए में एक और एक बड़ा सा डिफरेंस है उसके स्ट्रक्चर में. जो डीएनए है इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. जो आरएनए है इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल. सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे तुम लोग को एक ही स्ट्रिप दिख रही है, एक छोटी सी पतली सी स्ट्रिप दिखाई दे रही है. बट यहाँ पे तुम लोग क्या देख रहे हो? ऐसे ब्लू कलर की दो दो स्ट्रिप्स दिखाई दे रहे हैं जो क्या हो रहे हैं? एक दूसरे को क्रॉस किए जा रहे हैं, क्रॉस किए जा रहे हैं, क्रॉस किए जा रहे हैं. हाँ या ना? एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बाउंड होते जा रहे हैं, मतलब लपेटे जा रहे हैं. यस और नो? स्पाइरली अरेंज होने वाला है वो चीज. सो इसीलिए हम लोग क्या देख सकते हैं कि डीएनए के अंदर डबल स्ट्रैंड्स होते हैं और आरएनए के अंदर सिंगल स्ट्रैंड होता है. डन? क्लियर? और साथ ही साथ में तुमको क्या पता चला कि जो नाइट्रोजन बेस है उसमें एटीजीसी तुम्हारे डीएनए में है और तुम्हारे आरएनए के अंदर जो है दैट इज कॉल्ड एज एयूजीसी. अंडरस्टूड? आई एम रिवाइजिंग एवरीथिंग अगेन, वंस अगेन, लास्ट टाइम. सबको समझ में आ रहा है ना? ओके. द नेक्स्ट थिंग विच वी शुड रिमेंबर इज कि न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, तुम्हारे इसमें क्या न्यूक्लिक एसिड का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए? न्यूक्लिक एसिड का कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? हम सबने ऑलरेडी देखा हुआ है कि पेंटोस शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है. इन तीनों को जब साथ में मिलाते हैं तो वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड. नाउ व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज अ मोनोमर ऑफ डीएनए. मैंने कहा मोनोमर. मोनोमर का मतलब क्या है? मोनोमर का मतलब होता है सिंगल यूनिट ऑफ एनी पॉलीमर. पॉलीमर मतलब एक लंबा बड़ा सा चेन. मोनोमर मतलब उसका छोटा सा पार्ट.
पॉलीमर मतलब लंबा सा बड़ा सा चेन, और मोनोमर मतलब उसका छोटा सा हिस्सा। जैसे मैंने कहा कि दीवार एक लंबी सी या फिर एक बड़ी सी चीज है, उसका छोटा सा हिस्सा क्या है, ब्रिक। उस ब्रिक को हम लोग क्या बोलेंगे, दीवार का मोनोमर। और पूरी दीवार क्या है, पॉलीमर। वैसे ही तुम्हारा डीएनए क्या है, पॉलीमर, उसका छोटा सा हिस्सा क्या है, न्यूक्लियोटाइड, वो क्या हो गया, मोनोमर। सबको क्रिस्टल क्लियर समझ में आया? यस एवरीवन, नो प्रॉब्लम विद इट, जितना भी मैंने सिखाया हुआ है? ठीक है। नेक्स्ट मैंने तुमको क्या बताया था कि जो तुम्हारा नाइट्रोजनस बेसिस है स्टूडेंट्स, वो दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। वन इज कॉल्ड एज प्यूरिन, वन इज कॉल्ड एज पाइरिमिडिन। अब प्यूरिन डबल रिंग्ड है या पाइरिमिडिन डबल रिंग्ड है, जरा बता देना। प्यूरिन डबल रिंग्ड है या पाइरिमिडिन डबल रिंग्ड है? चैट बॉक्स में प्यूरिन या पाइरिमिडिन के ऊपर तुमको लिखना है कि प्यूरिन डबल रिंग्ड है या पाइरिमिडिन डबल रिंग है। वेरी गुड एवरीवन, सबके सब आंसर कर रहे हैं प्यूरिन्स प्यूरिन्स प्यूरिन्स। आई एम वेरी हैप्पी टू सी के सबको समझ में आया लास्ट लेक्चर। सो प्यूरिन्स के अंदर डबल रिंग होता है, और डबल रिंग का मतलब होता है, तुम लोग देख सकते हो कि बेंजीन जैसे दो दो रिंग्स उसके ऊपर अटैच रहते हैं, और उसके वजह से वी कॉल इट एज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर ना। ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एलिफैटिक स्ट्रक्चर के बारे में सबको पता है ना, मुझे उसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना। एरोमेटिक एंड एलिफैटिक केमिस्ट्री में मैडम ने बराबर से पढ़ाया रहेगा, आप लोगों को सब कुछ याद आता रहेगा कि एरोमेटिक एलिफैटिक का मतलब क्या है। सो बेसिकली हमको क्या देखना है आगे जाके कि पाइरिमिडिन जो है, इट इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन इज अ डबल रिंग स्ट्रक्चर, पाइरिमिडिन इज अ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन के अंदर दो ही चीजें आती हैं, वन इज कॉल्ड एज एडेनिन, वन इज कॉल्ड एज गुआनिन। सो मैंने कहा प्यूरिन के अंदर आता है एडेनिन, प्यूरिन के अंदर आता है गुआनिन। एडेनिन गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन ये दोनों के दोनों किसके एग्जांपल्स हैं, प्यूरिन्स के एग्जांपल है। क्यों दोनों के दोनों प्यूरिन्स के एग्जांपल, बिकॉज देखो यहाँ पे दोनों के दोनों के अंदर क्या है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी डबल रिंग है, यहाँ पे भी डबल रिंग है। तो ये डबल रिंग के होने की वजह से वी कॉल इट एज प्यूरिन्स ना। पाइरिमिडिन की बात जब होती है तो पाइरिमिडिन में तुम लोग क्या देखते हो, सिंगल सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स देखते हो। यूरासिल है, साइटोसिन है, थाइमीन है, ये तीनों किसके मेंबर्स हैं, पाइरिमिडिन के मेंबर्स हैं। क्यों, बिकॉज उसके अंदर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स है ना। ये सब मैंने तुम लोग को कहा। उसके बाद में मैंने क्या कहा कि जो तुम्हारे दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो तुम्हारे बीच में दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। मैंने कहा फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। अब डाई ईस्टर बॉन्ड का मतलब हम सबको पता है, केमिस्ट्री हम सबको यहाँ पे आता है, इसलिए मैं ईस्टर बॉन्ड के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। बट एक चीज तुमको जरूर पता होनी चाहिए कि फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड की क्या खास विशेषता है, कि तुम लोग यहाँ पे देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप, तुम्हारा पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस। देखो यहाँ पे ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, एक फॉस्फेट ग्रुप, एक न्यूक्लियोटाइड, एक तुम्हारा नाइट्रोजन बेस। यहाँ पे तुम्हारा तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, तुम्हारा पेंटोस कार्बन शुगर है, और यहाँ पे तुम्हारा नाइट्रोजन बेस है। यहाँ पे चौथा वाला है, मतलब क्या, यहाँ पे कितने हो गए तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स, 1 2 3 4। पर ये चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं with the help of a bond called as phosphodiester bond. Now what is a phosphodiester bond? Phosphodiester bond तुम लोग यहाँ पे देखो, ये फॉस्फेट ग्रुप है, इस फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर भी एक लाइन है, नीचे भी एक लाइन है, इस फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर भी एक लाइन है, नीचे भी एक लाइन है। वो लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, वो लाइन ये इंडिकेट कर रही है कि दोनों के दोनों जो जो लाइंस है, इट इंडिकेट्स बॉन्ड्स। व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड, डाई ईस्टर बॉन्ड। क्यों फॉस्फोडाइस्टर, बिकॉज उन बॉन्ड्स के बीच में फॉस्फेट ग्रुप है, इसलिए उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। इज दैट क्लियर वरुण, अमेय, संतोष, पीयूष, हर्षिता, एवरीवन? यस और नो? ओके। सो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड माने क्या, कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐसे हवा में नहीं है, न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बना के हैं। तो ये जो बॉन्ड बना के तुम लोग को जो न्यूक्लियोटाइड दिखाई दे रहे हैं, वो कौन सा बॉन्ड है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ये मैं तुम लोग को बेसिक्स करवा रहा हूं, आई हैव नॉट इवन टच्ड द चैप्टर येट। मैं तुम लोग को बेसिक्स क्यों करवा रहा हूं, बिकॉज ये चैप्टर, ये बेसिक के सिवाय हाथ लगाना मतलब पाप, बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा गुना है। तो अगर ये बेसिक तुम लोग को नहीं आता रहेगा, तुमको वो चैप्टर का XYZ ABC कुछ नहीं समझने वाला है।
That's why I'm revising all the basics which you have already learned in your lower standards. जो तुम लोग भूल गए हो, तुम लोग डिलीट बटन ऑलरेडी दबा चुके हो तुम उस टाइम पे, तो अभी मैं तुमको उस चीज को रिवाइज करवा रहा हूँ। चलिए, अब हमको क्या पढ़ना है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड, हमने माना। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियोटाइड, हमने माना। बट व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, जरा समझते हैं। अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ में, डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस रहा, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। आम भाषा में अगर मैं इसको फ्रेम करने की कोशिश करूं, तो तुम लोग यहां पे वापस आ जाओ। यस, न्यूक्लियोटाइड माने क्या था? न्यूक्लियोटाइड माने यहाँ पे जो पेंटोस शुगर है, उस पेंटोस शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, करेक्ट? और उसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस था, पांचवें कार्बन पे तुम्हारा फॉस्फेट ग्रुप था। ये तीनों मिलाकर क्या बनेंगे, हमारा अकबर आंतरी, तीनों मिलाकर क्या बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। बट अगर मैं उसमें से फॉस्फेट ग्रुप को डिलीट कर दूं, अगर मैं उसके फॉस्फेट ग्रुप को मैं रिमूव कर दूं, इस फॉस्फेट ग्रुप को मैं निकाल दूं, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर्स बचेंगे। एक तुम्हारा जो पेंटोस शुगर है, और उस पेंटोस शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को न्यूक्लियोटाइड में से डिलीट कर दूं, यस डिलीट कर दूं, तो मेरे पास में सिर्फ दो ही मॉलिक्यूल्स बचेंगे। वन इज कॉल्ड एज पेंटोस शुगर, वन इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेस। हाँ या ना? यस और नो? सो मैंने फॉस्फेट ग्रुप को डिलीट कर दिया, तो अब मेरा जो स्ट्रक्चर है, मैं उसको न्यूक्लियोटाइड कतई नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? बिकॉज टाइड में तीन चीजें आती है। टाइड में तीन चीजें आती है। कौन सी चीजें? पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। सो अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दे रहा हूं, निकाल दे रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं, तो मेरे पास में सिर्फ दो चीजें रहेंगी। और दो चीजों से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड ना बोलते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। सबके दिमाग में चमचम चमका। फॉस्फेट ग्रुप रिमूव कर दिया मैंने न्यूक्लियोटाइड से, क्या बना, न्यूक्लियोसाइड। मेरा बच्चा आज से कोई भी नहीं भूलेगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस एग्जाम में करोड़ों बार पूछे गए हैं, और करोड़ों बार मेरे स्टूडेंट्स ने गलतियां की हुई है, इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी। सो आई एम होपफुल कि इस साल की बैच कुछ तो मैजिक करके लाएंगी। नाइट्रोजन, हाँ नीट में आता है ये सब चीजें, नीट में आता है। तुम्हारे नॉर्मल जो तुम्हारी बोर्ड्स की एग्जाम है, उसमें पूछा जाता है कि एमसीक्यूज में कि न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, या फिर ऐसा कुछ तो भी क्वेश्चन आएगा जिससे तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि अरे बाप रे, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा है। बट आज के बाद ये वाला सवाल कोई भी मिस नहीं करेगा, ये वाला सवाल कोई भी रॉन्ग नहीं करेगा, प्रॉमिस यो। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीजें हैं। टाइड मतलब तीनों चीजें, तिगड़ी। टाइड मतलब तिगड़ी। फॉस्फेट ग्रुप भी है, पेंटोस शुगर भी है, और नाइट्रोजनस बेस भी है। बट अगर मैं साइड बोलता हूं, तो उसमें सिर्फ सिर्फ दो जन है, सिर्फ दो जन। कौन से दो जन है? नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर। फॉस्फेट ग्रुप को लात मार के बाहर निकाल दिया गया। डन। सो स्टूडेंट्स, वन थिंग विच वी शुड रिमेंबर एवरी टाइम, कि तुम्हारा डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तुम्हारा आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। यस yes, ये कभी भी भूलना नहीं। अगर एग्जाम में ऐसे गूगली क्वेश्चन आया तो बिल्कुल भूलना नहीं है कि डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। सिर्फ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक जगह पे थाइमीन के जगह पे यूरासिल आएगा, इतना ही बेसिक डिफरेंस है। क्लियर? क्लियर? डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। बट डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है? जो नाइट्रोजन बेस है तुम्हारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में, वहां पे थाइमीन होगा, और जो नाइट्रोजन बेस है तुम्हारे आरएनए के केस में, वहां पे यूरासिल होगा। इतना छोटा माइनर डिफरेंस की वजह से पूरा मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया। डन? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? ना, जो तुम्हारा डीएनए है, डीएनए उसके अंदर कौन सा शुगर है?
डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये भी एक पेंटोस शुगर है, और आरएनए के अंदर कौन सा शुगर है? राइबोस शुगर। आरएनए के शुगर का नाम क्या है? राइबोस शुगर। अब डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर में क्या डिफरेंस है आगे थोड़ा समझेंगे, बट यहाँ पे इतना समझो कि शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोस शुगर। इट इज अ फॉर्म ऑफ अ पेंटोस शुगर। 5 कार्बन का ही शुगर है डीऑक्सीराइबोस शुगर। वैसे ही आरएनए के अंदर भी 5 कार्बन का ही शुगर होता है, बट उसका नाम क्या है? राइबोस शुगर। समझ में आया? इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। सो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर है, आरएनए में राइबोस शुगर है। डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है। यस, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। कितने सारे डिफरेंस बताए मैंने, किसने लिखा है? जहमत उठाई लिखने की। इतने सारे डिफरेंस बताए मैंने कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड, है ना? है ना? डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड लिखा सब लोगों ने? डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए डबल स्ट्रैंडेड। वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोग यस 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 कर रहे हैं ना? वेरी गुड। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, सब, है ना? मैं ऐसे कुछ ना कुछ करते रहता हूं चेक करने के लिए कि तुम्हारा अटेंशन है या नहीं है, विच मीन्स यू हैव नो अटेंशन। सीधा हाँ 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 सर, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड है। डीएनए इज नॉट सिंगल स्टैंडर्ड माय डियर किड्स, डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, आरएनए इज सिंगल स्टैंडर्ड। जो भी बच्चे बोल रहे कि नो सर मैंने बोला ही नहीं ऐसे, नो सर मैंने बोला ही नहीं ऐसे, अच्छी बात है, बट जो जो बच्चे यस यस करके गए ना, उनको थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं गलत भी बोल सकता हूँ, तुमको मुझे करेक्ट करने आना चाहिए। गलती से, गलती किसी के साथ भी हो सकती है, मैं जानबूझ के भी गलत कर सकता हूँ, या मैं बोलते ना अनहोनी भी हो सकती है, लेकिन हाँ मुझे पता ही नहीं चला और मैंने गलत बोल दिया। सो यू मस्ट हैव द कैपेसिटी टू करेक्ट मी, और वो मुझे कैपेसिटी तुम्हारे अंदर कब आएगी? जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एकदम डायमंड की तरह क्लियर रहेंगी, एकदम चमकेंगे ना जब कंसेप्ट, तब तुम मेरे मिस्टेक्स को पकड़ सकते हो, और तब तुम मेरे चीजों को क्लैरिफाई कर सकते हो, एंड नॉट अदरवाइज। उसके लिए तुमको उस लेवल पे आना पड़ेगा, और उस लेवल पे आने के लिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? चलिए, सो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, आरएनए के अंदर राइबोस शुगर होता है। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें एक थाइमीन होता है उसके नाइट्रोजनस बेस में, और जो तुम्हारे आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है उसके नाइट्रोजनस बेस में क्या होता है? यूरासिल। डन। चलिए, ये टेबल तुम्हारे आंखों के सामने है। इस टेबल के ऊपर ना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार, और बच्चे वहां पे क्या करते हैं? मुक्का खा के आ जाते हैं। अब हमको मुक्का नहीं खाना है, हमको मुक्का देना है, अभी मारना है। तो क्या करेंगे? याद करेंगे। एडेनिन नाम का नाइट्रोजन बेस है, हम सबको पता है, AGCT। यस, AGCT, कुछ भी लिखो, AGCT, ATGC, AGCT, वट एवर यू कैन राइट। सो उसका ऑर्डर तुमको मेंटेन करना है, नहीं करना है, जो भी देखना है तुमको, वो तुम्हारे ऊपर है। बट हाल फिलहाल क्या याद रखना है कि नाइट्रोजन बेसिस तुम्हारे डीएनए में कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। AGCT। डन। अगर एडेनिन के साथ में डीऑक्सीराइबोस शुगर मिला दो तो वो क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसाइन। क्या बन जाएगा? डीऑक्सी एडिनोसाइन। गोनिन के साथ में डीऑक्सीराइबोस शुगर मिला दो, वो क्या बन जाएगा? डीऑक्सीगोनोसाइन। ठीक है, क्या बन जाएगा? डीऑक्सीगोनोसाइन। साइटोसिन के साथ में डीऑक्सीराइबोस शुगर मिला दो, वो क्या बन जाएगा? डीऑक्सीसाइटिडाइन। डीऑक्सीसाइटिडाइन। अगर थाइमीन के साथ में डीऑक्सीराइबोस शुगर मिला दो तो वो क्या हो जाएगा? डीऑक्सीथाइमिडाइन। सबको समझ में आया? एडेनिन के साथ डीऑक्सीराइबोस शुगर, गुआनिन के साथ डीऑक्सीराइबोस शुगर, साइटोसिन के साथ डीऑक्सीराइबोस शुगर, थाइमिन के साथ डीऑक्सीराइबोस शुगर। कहीं पे भी मैंने फॉस्फेट ग्रुप का नाम तक लिया? कहीं पे भी नाम लिया? इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोसाइड अगर बनाना है तो उसमें सिर्फ दो चीजें आती है, वन इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन बेस एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज शुगर। समझा? चमका सबको? यस, चुनुमुनु एंड टुनुपुनु, समझ में आ रहा है?
सो एडेनिन के साथ डीऑक्सीराइबोस शुगर, थाइमिन के साथ डीऑक्सीराइबोस शुगर, गोनिन के साथ डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड साइटोसिन के साथ डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलाकर क्या बनेगा? डीऑक्सी एडेनोसाइन, डीऑक्सी गोनोसाइन, डीऑक्सीसाइटिडाइन, डीऑक्सीथाइमिडाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या देखना है? अगर मैं उसमें फॉस्फेट ग्रुप डाल दूंगा, अगर मैं उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप डाल दूंगा, तब मैं उसको एसिड बुलाता हूं। मतलब डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड। व्हाई? बिकॉज फॉस्फेट ग्रुप इज गोइंग टू गिव देम द एसिडिटी। इज दैट क्लियर? फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं ना हम लोग, यस और नो? फॉस्फोरिक एसिड, केमिस्ट्री वाले बच्चे, यस। सोनाली मैम और गायत्री मैम धोपटेंगे अगर नहीं आया तो। चलो बताओ, बराबर ना? फॉस्फोरिक एसिड मतलब क्या? इट इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर का मतलब क्या है? उसमें एसिड का वर्ड इसीलिए आया है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। व्हाई न्यूक्लिक एसिड? बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला एसिडिक मॉलिक्यूल है ये। कौन? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सा शुगर है डीएनए के अंदर? डीऑक्सीराइबो शुगर। सबके दिमाग में चमका? तो अगर एडेनिन के साथ में डीऑक्सीराइबोस शुगर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। उसमें अगर मैंने फॉस्फेट डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो एडेनिन डीऑक्सीराइबोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप मेक्स अप अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज डीऑक्सीएडिनाइलिक एसिड। पहले मैंने क्या बोला था? पहले मैंने बोला था डीऑक्सीएडिनोसाइन। अब मैं क्या बोल रहा हूं? डीऑक्सीएडिनाइलिक एसिड। व्हाई? बिकॉज उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? फॉस्फेट ग्रुप। समझ में आया? पहले वाले स्ट्रक्चर में मैंने क्या ऐड किया? सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप, सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप। समझ में आया सबको? गोनिन के साथ में डीऑक्सीराइबो शुगर पहले से ही था, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया। क्या बन गया? डीऑक्सी गोनिलिक एसिड। साइटोसिन के साथ में मैंने डीऑक्सीराइबो शुगर ऑलरेडी रखा हुआ था, उसके साथ मैंने एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया? फॉस्फेट ग्रुप। क्या बन गया? डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड। थाइमिन के साथ में डीऑक्सीराइबो शुगर ऑलरेडी था, उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? फॉस्फेट ग्रुप। क्या बन गया? डीऑक्सीथाइमिडाइलिक एसिड। तो डाइलिक डाइलिक डाइलिक, एनिलिक, इनाइलिक, ये जो वर्ड्स है ना, लिक लिक लिक, ये जो वर्ड्स है ना, ये क्यों आया है? आइलिक आइलिक वर्ड्स क्यों आए हुए हैं? बिकॉज मैंने उसमें क्या ऐड किया है? फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया हुआ है। यहाँ पे तुम लोग देखो, ये वर्ड्स किससे एंड होते हैं? आइन 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 से एंड हो रहे हैं। साइन, साइन, डाइन, है ना? तो ये ऐसे वर्ड्स एंड कब होते हैं? जब न्यूक्लियोसाइड का हम लोग बात करते हैं। टाइड की जब बात करते हैं तब उसका आइलिक आइलिक से एंड होता है। समझ में आया? इज दैट क्लियर? सबको चमका? क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूं, एमसीक्यू का ये फेवरेट क्वेश्चन है। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वो एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। अगर अगर मैं तुम लोग को बोलता हूं कि बेटा न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो तुम लोग क्या लिखोगे चैट बॉक्स में अभी के अभी? व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू पेंटोस शुगर प्लस, क्या होता है उसमें? नाइट्रोजन बेस प्लस, प्लस व्हाट? प्लस फॉस्फेट। करेक्ट? प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप। मैं पीएच लिख रहा हूं, इसका मतलब समझ जाओ, फॉस्फेट। यस और नो सब मानते हो? यो न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। बट अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा? कि पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? अभी देखा, अभी जस्ट क्या बनाते हैं? वेरी गुड अमेय, वेरी गुड मीनाक्षी, वेरी गुड ऋतुजा। यस, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। मतलब कौन बना रहा है? पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। क्या बना दिया? न्यूक्लियोसाइड। तो क्या मैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप ऐसा भी लिख सकता हूं न्यूक्लियोटाइड के लिए? क्या ये जायज है? क्या ये परफेक्ट है? हाँ या ना? एब्सोल्युटली परफेक्ट है।
मतलब क्या है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप लिखो, या न्यूक्लियोसाइड लिखो प्लस फॉस्फेट ग्रुप लिखो, एक ही है। यस और नो? तुम लोग सामने से खाओ या हाथ को ऐसे उल्टा घुमा के खाओ, सेम ही तो कर रहे हो, खाना ही तो खा रहे हो, मुंह से तो खाना खा रहे हो, तो वही हो गया। सो न्यूक्लियोटाइड को तुम लोग इस वे में भी लिख सकते हो, न्यूक्लियोटाइड को तुम लोग इस वे में भी लिख सकते हो। एमसीक्यू क्वेश्चन 110% आने वाला है, लिखो नोटबुक के अंदर लिखो, और जिसने लिखा ड्रॉप अ हार्ट, अभी के अभी लिखो, जिसने लिखा ड्रॉप अ हार्ट। न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल्स टू फॉस्फेट ग्रुप प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस तुम्हारा पेंटोज शुगर। अब नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर इज नथिंग बट न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड में अगर मैं फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता हूं तो वो भी न्यूक्लियोटाइड ही कहलाएगा। ठीक है, आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन, जिसने लिखा नहीं है प्लीज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन कैन राइट इट लेटर। चलिए, आई एम क्लियरिंग ऑल द ड्राइंग्स ना। नेक्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमको पढ़ना है आरएनए में क्या डिफरेंस है। यस, आरएनए में क्या डिफरेंस है। सो आरएनए के अंदर, यस आरएनए के अंदर हमको क्या दिखता है, आगे बढ़ते थोड़ा सा, ये शायद डीएनए वाला ही है, हाँ ये डीएनए वाला ही है, आरएनए। यस, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने जा रहा हूं मैं, एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीज है कि डीएनए में और आरएनए में मॉलिक्यूल लेवल पे क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूल लेवल पे सबसे पहला डिफरेंस मैंने क्या बताया था कि आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, हाँ या ना? आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, हाँ या ना? गीताई सिंह सर स्लाइड पीछे करो ना। ओके बेटा, स्लाइड पीछे मतलब एग्जैक्टली कहां पे? स्लाइड पीछे मतलब कितना, फर्स्ट स्लाइड पे, सेकंड स्लाइड पे, थर्ड स्लाइड पे, किधर लेके आऊं? अभी हुआ वो ये वाला, ये वाला आया ना? कर दिया, अब आगे करूं? ओके चलो आगे पढ़ते हैं, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि डीएनए किससे बना हुआ है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से। अब आरएनए किससे बना हुआ है, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड से। अब आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है? देखो बच्चे लोग, स्ट्रक्चर को गौर से देखो, ये वाले स्ट्रक्चर को देखो, स्पेशली तुम्हारा पेंटोज शुगर को देखना है, पेंटोज शुगर। ओके, पेंटोज शुगर को देखना है, देखो अच्छे से देख लिया सब लोगों ने। अब मैं डीएनए का न्यूक्लियोटाइड दिखाऊंगा, अच्छे से देख लिया जिसने देखा, ड्रॉप हार्ट अच्छे से देख लिया, पेंटोज शुगर को देख लिया। चलो अब मैं तुमको डीएनए का न्यूक्लियोटाइड वापस से दिखाता हूं, मुझे तुम लोग बताओगे क्या डिफरेंस है। देखो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है? वैष्णवी ने फटाक से आंसर कर लिया, वेरी गुड। अमिया ने बोला है सेकंड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल था आरएनए शुगर में। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एवरीबडी हैज आंसर्ड इट वेरी करेक्टली, वेरी गुड। सो बेटा तुम्हारे आरएनए के केस पे इस सेकंड कार्बन पे यहां पे ऑक्सीजन ग्रुप होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, जिस वजह से इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं। पर क्या तुम्हारे डीएनए में सेकंड कार्बन पे है ऐसा कुछ, है ऐसा कुछ? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इसीलिए जब भी कभी हम डीएनए का फुल फॉर्म बोलते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड से अगर मैं एक ऑक्सीजन को डिलीट कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। समझा या नहीं समझा? नहीं समझा रहेगा तो वापस से समझाता हूं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्लियरली देखो। यस, ये है तुम्हारा पेंटोज शुगर ऑफ आरएनए, यह है तुम्हारा पेंटोज शुगर ऑफ आरएनए। अगर मैं इसके ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं, रिमूव,
तो क्या ये डीएनए बन जाएगा, डीएनए का शुगर बन जाएगा, डीऑक्सीराइबो शुगर बन जाएगा? हाँ या ना? सिर्फ हाँ या ना टाइप करो। यस, अगर मैं तुम्हारे राइबोस शुगर में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं तो क्या वो तुम्हारे डीऑक्सीराइबो का शुगर बन जाएगा? यस बच्चे लोग, हो जाएगा। इसीलिए जब भी कभी केमिस्ट्री में हम लोग ये वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, डीई, डीई का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। ठीक है, डीई का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। जैसे हमारे बॉडी में कभी कभी डिहाइड्रेशन होता है, राइट? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर रिमूव हो गया, वाटर कम हो गया, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तो वैसे डीई का मतलब क्या है? डीई का मतलब होता है रिमूव करना। किसको रिमूव करो? उसके नाम के आगे क्या वर्ड लगाया हुआ है? ऑक्सी। क्या वर्ड लगाया हुआ है? ऑक्सी। सो ऑक्सी को रिमूव करो। ऑक्सी को रिमूव करो मतलब किसको रिमूव करो? ऑक्सीजन को रिमूव करो और क्या बना दो? डीऑक्सीराइबोस शुगर बना दो। समझा सबको सब कुछ अच्छे से? जिसको भी नहीं समझा था लास्ट टाइम, अभी थोड़ी देर पहले, वो उसको भी समझ में आ गया सबको एकदम क्लियरली, परफेक्टली? ये हर एक वर्ड का महत्व है, हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं तुम लोग को समझा रहा हूं। सो डीऑक्सी का मतलब क्या है? एक ऑक्सीजन कम। किसमें? राइबोस शुगर के अंदर। अगर मैं एक ऑक्सीजन को कम कर दूंगा तो वो कौन सा शुगर बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोस शुगर बन जाएगा। देखो बच्चों लोग, ये भी 5 कार्बन वाला शुगर है। देखो 1 2 3, है ना, 4 एंड 5। तुम्हारा डीएनए में जो डीऑक्सीराइबो शुगर है वो भी 5 कार्बन का है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? कि तुम्हारे सेकंड कार्बन पे तुम्हारे आरएनए के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और तुम्हारे डीएनए में वही ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए उसको डीऑक्सीराइबो शुगर बोलते हैं। सबको समझा? ड्रॉप हार्ट। ड्रॉप हार्ट अभी के अभी। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड का सेम। सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन बेस के यहाँ पे क्या होगा? थाइमीन के जगह पे क्या कौन ले लेगा? यूरासिल ले लेगा। यूरासिल। ये थाइमीन नहीं रहेगा, उसके बदले क्या आएगा? यूरासिल आएगा। जहां जहां पे डीएनए में थाइमीन रहेगा वहां वहां पे आरएनए में यूरासिल। समझा? ये तुम्हारे नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस। पेंटोस शुगर का डिफरेंस, नाइट्रोजन बेस का डिफरेंस समझ में आया डीएनए आरएनए में? यो फॉस्फेट ग्रुप बेचारा जो है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। वो क्या बोलता है? तुम डीएनए रहो, तुम आरएनए रहो, मैं तो सेम रहूंगा। यस, फॉस्फेट ग्रुप इज जस्ट लाइक आवर मदर्स। तुम छोटे बच्चे रहो, तुम बड़े बच्चे रहो, मेरे लिए प्यार तो दोनों के लिए सेम ही है। समझा? फॉस्फेट ग्रुप इज जस्ट लाइक आवर मदर्स। दे डोंट डिस्क्रिमिनेट कि तू ऐसा है तो मैं ऐसे रहेगा, तू वैसा है तो मैं वैसे रहेगा। नो, नो डिफरेंस। फॉस्फेट ग्रुप दोनों के अंदर सेम टू सेम टकाटक 5th कार्बन पे बैठा हुआ है। ठीक है? क्लियर एवरीवन? चेंज किधर है? नाइट्रोजन बेस। चेंज किधर है? शुगर में। कौन सा शुगर? पेंटोस शुगर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या पढ़ना है? देखो यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, RNA is similar to DNA except contains ribose instead of deoxyribose, contains uracil instead of thymine, single polynucleotide strand, single है, single strand, there is no double strand. नेक्स्ट क्या बोला है? RNA uses information in DNA to specify sequence of amino acid and proteins. इसकी बात हम बाद में करेंगे, जब हम लोग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला चीज जब पढ़ेंगे ना, तब हम लोग उसके टाइम पे, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, ट्रांसलेशन के टाइम पे मैं ये पॉइंट्स क्लियर करूंगा। इज दैट क्लियर? नाउ लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने टेबल देखा था डीएनए के लिए, वैसा ही टेबल हम लोग आरएनए के लिए भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? नाइट्रोजन बेस लो, उसमें शुगर ऐड कर दो, बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस लो, शुगर ऐड करो और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करो, बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। समझा? तो इसमें भी न्यूक्लियोसाइड है, उसमें भी न्यूक्लियोसाइड था, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड है, उसमें भी न्यूक्लियोटाइड था। डन? ओके, नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या डिफरेंस है। एडेनिन राइबोस शुगर एडिनोसाइन, ग्वानिन राइबोस शुगर ग्वानोसाइन, साइटोसाइन
sorry, हाँ, cytosine, ribosugar, cytidine, and uracil. There is no thymine. Uracil, ribosugar, uridine. समझा? Adenine, ribosugar, adenosine, guanine, ribosugar, guanosine, cytosine, ribosugar, cytidine, uracil, ribosugar, uridine. यहाँ पे कहीं पे मैंने फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया है, कहीं पे भी ऐड किया है फॉस्फेट ग्रुप को, हाँ या ना? यस, मीनाक्षी, स्नेहा, गीता, ऋतुजा, एवरीवन, नहीं किया हुआ है। मतलब क्या है? मतलब क्या है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोसाइड की जब बात करते हैं तब उसमें नाइट्रोजन बेस और शुगर ये दो ही मॉलिक्यूल्स आते हैं। जब कभी भी तुमको न्यूक्लियोटाइड की बात करना है वहां पे फॉस्फेट ग्रुप का इंक्लूजन होना चाहिए। सो नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे टी आना चाहिए। करेक्शन करेक्शन प्लीज, यहाँ पे टी आना चाहिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टी, देयर इज नो साइड, देयर इज टाइड। ठीक है, समझ में आया? टाइपोलॉजिकल एरर है यहाँ पे, न्यूक्लियोसाइड के जगह पे न्यूक्लियोटाइड लिखना है वहां पे। ठीक है, चलिए समझते हैं अभी इस चीज को। क्या समझते हैं, फटाफट से समझते हैं। मैंने ऑलरेडी तुमको समझाया था कि नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन राइबो शुगर फॉस्फेट ग्रुप एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिन तुम्हारा राइबो शुगर फॉस्फेट ग्रुप ग्वानिलिक एसिड, साइटोसिन राइबोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप साइटिडाइलिक एसिड, यूरासिल राइबोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप यूरिडाइलिक एसिड। इज दैट क्लियर? आइलिक 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 आ गया न्यूक्लियोटाइड के अंदर। चलिए आगे बढ़े। Are we all good to go? Drop a heart. Are we all good to go? Drop a heart. Everyone. One likes to the screens, please. Everyone. चलिए, मजा आ रहा है बच्चों लोग? बोरिंग लग रहा है चैप्टर की? क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? जेनेटिक्स, बेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ऐसा लग रहा है? नहीं, डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, सिंपल सिंपल है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यस, अब बच्चे लोग मैं तुम लोगों को एक्चुअल चैप्टर के साथ में मिलाने वाला हूँ। हाय हेलो करने वाले हम लोग चैप्टर को अभी। ठीक है, अब तक हमने क्या किया, उसका बेस 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 किया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसका मेन कोर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी सब कुछ सिंपल जाएगा क्योंकि तुम्हारा बेस जो है वो एकदम स्ट्रांग हो गया। हमने देखा हुआ है ना कि कभी भी हमारी जो बिल्डिंग्स रहती है उसका अगर बेस स्ट्रांग रहेगा तो ऊपर की इमारत जो है, ऊपर की जो बिल्डिंग है वो एकदम स्ट्रांगली फर्मली खड़ी हो सकती है। बट अगर बेस डगमगाया हुआ रहेगा तो बिल्डिंग धड़ाम से नीचे गिरेगी। अब तुम्हारी जेनेटिक्स की या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो बिल्डिंग है एकदम फर्मली मैंने बना दी है, नीचे का बेस जो बना दिया, अब ऊपर की बिल्डिंग बांधना चालू कर रहा हूं मैं। इज दैट क्लियर? अब हम लोग एक्चुअल चैप्टर को हाथ लगाने वाले हैं। सब लोग रेडी हो जाओ अभी। ठीक है, अपने स्लीव्स ऊपर कर लो। यस, एकदम तरीके से, फुल तरीके से तैयार हो जाओ। चलो स्टार्ट करें। रेडी स्टेडी गो। सबसे पहली बात, तुम लोगों को जेनेटिक मटेरियल क्या है ये समझना चाहिए। बहुत बार तुम लोगों ने सुना रहेगा ये वर्ड का नाम, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। बट आज तक किसी टीचर ने तुमको जेनेटिक मटेरियल का खास मतलब नहीं समझा रहेगा। तुम लोगों को बोला रहेगा हाँ डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल, डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल। ऐसा नहीं होता है। आरएनए भी किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। तुम्हारा एचआईवी वायरस जो है उसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। इज दैट क्लियर? बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जिसमें, या बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जिसमें तुम्हारा आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए नहीं है जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या है जेनेटिक मटेरियल का? मतलब क्या होता है? हमेशा हमेशा तुम्हारे टीचर्स लोग हमेशा यही बोलते थे कि डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल, बट ऐसा नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल का मतलब वो चीज होती है, ऐसा एक सब्सटेंस होता है जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है कोडेड फॉर्म में। कोडेड फॉर्म में, जैसे हम लोगों ने देखा ना ATGC AUGC, यस और नो, तो ये कोड्स हैं। ये क्या है? ये कोड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? ये कोड्स हैं। ठीक है, तो ये कोडेड फॉर्म में, मतलब ये उसकी भाषा है, ये उसकी लैंग्वेज है, ये उसका कोड है। उसको हमको डिकोड करना पड़ता है प्रोटीन बनाने के टाइम पे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अगर कोडेड भाषा तुम्हारे डीएनए के अंदर है तो वो हो गया तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल। कोडेड भाषा तुम्हारे
आरएनए के अंदर है तो वो हो गया उस एनिमल का जेनेटिक मटेरियल। सिंपल है। हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, दो हमारे अंदर आरएनए भी होता है, बट हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए, बिकॉज हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है कोडेड फॉर्मेट में किसके ऊपर है, डीएनए के ऊपर है, ना कि आरएनए के ऊपर। अंडरस्टूड? इसलिए यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सब्सटेंसेस व्हिच स्टोर्स बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन अ कोडेड फॉर्मेट या फिर कोडेड फॉर्म। और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ कोडेड फॉर्म में स्टोर करके नहीं रखता है जेनेटिक मटेरियल, ये ट्रांसफर भी किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन के पास में। मतलब तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे अंदर उनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या किया है, पास ऑन किया है, उनके डीएनए को पास ऑन किया है, उन तक रखा नहीं है। उन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, मेरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो मेरे बच्चे के अंदर भी जाना चाहिए। सो वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो गया। हमने फर्स्ट चैप्टर इसीलिए रिप्रोडक्शन करवाया ताकि हमको ये समझ में आए कि पेरेंट्स का डीएनए कैसे हमारे अंदर ट्रांसफर हो गया। इज दैट क्लियर? समझा? सो कोडेड फॉर्म में अगर तुम्हारा डीएनए ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और सिर्फ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तुम्हारे अंदर जब तुम्हारे पेरेंट्स का डीएनए आता है तो तुम लोग लिटरली तुम्हारे पेरेंट्स की तरह थोड़ा बहुत दिखना स्टार्ट करते हो। जैसे तुमने अगर देखा रहेगा सैफ अली खान का, अगर लड़के को तुमने देखा रहेगा, उसके उसके बेटे को तुमने अगर देखा रहेगा तो वो उसकी कार्बन कॉपी लगता है। ऐसा लगता है सैफ अली खान गया तो पीछे से, अगर अगर तुम्हारा ये क्या नाम है उसका, मैं भूल गया, ना ना ना, नॉट तैमूर। तैमूर अभी पैदा हुआ है, वो पहले वाला, क्या नाम है उसका? अरे 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 अरे, यस इब्राहिम खान, आई गेस इब्राहिम, या इब्राहिम। तो इब्राहिम जो है बेसिकली, उसके अंदर उसके फादर की जीन्स का इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है कि उसके फादर का लिटरली मिनिएचर वर्जन लगता है वो। क्यों लगता है? बिकॉज उसके फादर ने उसके डीएनए को अच्छे से उसके अंदर दिया, और सिर्फ दिया ही नहीं, पूरी तरीके से वो एक्सप्रेस भी हुआ उस तरीके से। एक्सप्रेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे पास में तुम्हारे मम्मी पापा का डीएनए आने के बाद हाय, यस, अगर तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारा डीएनए तुम्हारे बॉडी के अंदर आ रहा है बट वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है का मतलब क्या है? एक्सप्रेस नहीं हो रहा है का मतलब क्या है? तुम्हारे बॉडी में उनकी तरह कैरेक्टर्स नहीं आ रहे हैं, मतलब उनकी तरह घुंघराले बाल नहीं है, उनकी तरह ब्लू कलर के आईज नहीं है, उनकी तरह ब्राउन कलर के आईज नहीं है, तो क्या वो एक्सप्रेशन बराबर से हुआ? क्या वो एक्सप्रेशन बराबर से हुआ? नहीं हुआ। बट तुम्हारा डीएनए अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। मतलब क्या? कि ब्राउन कलर की आंखें दे दी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, स्ट्रेट स्ट्रेट बाल दे दिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम गोरे हो गए, लेट्स से फॉर एग्जांपल। तो ये सब क्या है? कि डीएनए तुम्हारे बॉडी के अंदर आके चुपचाप बैठेगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। डीएनए क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा। डीएनए एक्सप्रेस करेगा मतलब क्या करेगा? डीएनए बहुत सारे प्रोटीन्स बनाएगा, और प्रोटीन बनाने के बाद में हमारे बॉडी में क्या दिखेंगे? एक्सप्रेशंस दिखेंगे, कैरेक्टर्स दिखेंगे। हमारी हाइट बड़ी हो गई, हमारी हाइट छोटी हो गई, हम मोटे हो गए, हम पतले हो गए, हमारे आई कलर ऐसा था, हमारे बाल स्ट्रेट है, हमारे बाल वेवी है, हमारे बाल कर्ली है। ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स कौन दे रहा है? तुम्हारा डीएनए दे रहा है। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है कोडेड फॉर्म में, और उसके बाद में वो ट्रांसफर किया जाता है टू द नेक्स्ट जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। और उसी के साथ में जैसे वो ऑफस्प्रिंग में चला जाता है, ऑफस्प्रिंग मतलब क्या? ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा। ऑफस्प्रिंग मतलब क्या है? बच्चा। सो ऑफस्प्रिंग में जैसे ही वो डीएनए चला जाता है, वो डीएनए अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट करता है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या? कैरेक्टर्स देना। डीएनए के ऊपर छोटे छोटे जीन्स होते हैं ना, वो जीन्स क्या करते हैं? कैरेक्टर्स देते हैं। हाइट, कलर, वेट, बॉडी का सारे सारे डायमेंशंस जो है वो देना कौन स्टार्ट करता है? एक्सप्रेशन कौन स्टार्ट करता है? जीन्स एक्सप्रेस करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको समझा? ड्रॉप अ हार्ट। एक जेनेटिक मटेरियल में ये सारी खूबियां होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी खूबियां होनी चाहिए। साथ ही साथ में और क्या खूबियां होनी चाहिए, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए, ये हमको आगे समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, सबको ये स्लाइड दिख रहा है? प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना अंडरस्टैंड करने में, दिखने में? यो, सबको ये स्लाइड क्लियरली दिख रहा है? क्योंकि इसके पीछे थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्बिंग इमेज हो सकता है, तो तुम लोग को आई डोंट नो इफ यू कैन क्लियरली सी व्हाट लिखा हुआ चीज।
कोई तो बताओ करना क्या है अभी। मैं नहीं बताने वाला इस बार। let the lecture get wasted. कोई तो समझा, मैं नहीं समझाने वाला। थैंक यू एवरीवन। समझा मैंने क्यों अनम्यूट करने से मना किया आप सबको? जो नए बच्चे हैं ना, उनको खास करके समझा रहेगा अभी कि मैंने अनम्यूट करने से क्यों मना किया होगा। ये होता है लेक्चर के टाइम पे। हाँ होगी, हाँ आशु हो गई, गीता म्यूट हो गई। थैंक यू सारे बच्चों को, थैंक यू जिसने भी नोटिफाई करवाया कि गीता म्यूट, गीता म्यूट, गीता म्यूट। यस हो गई, गीता म्यूट हो गई। अब गीता के पीछे पीछे और किसी को लगना है तो लग जाओ। या मैं अभी अनम्यूट करूंगा, चलो मेरे मेरे में कंपटीशन है। करना है किसी को टाइम पास तो कर लो, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है चलिए। हश। ओके अब मुझे क्या समझाना था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है या फिर जेनेटिक मटेरियल जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होने चाहिए। मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का मतलब क्या है कि उसमें कौन से विशेषताएं होनी चाहिए। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए? यस कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है? JEE देनी पड़ती है, नीट देनी पड़ती है। यस और नो? अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल उस JEE के एग्जाम में या फिर उस नीट के एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हो, क्राइटेरिया आपका क्वालिफिकेशन का नहीं हो रहा है मैच, तो क्या आप एडमिशन ले सकते हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो डॉक्टर बन के रहूंगी, नहीं मैं तो इंजीनियर बन के रहूंगा। आप ले सकते हो? नहीं ले सकते, सिंपल है। यस जिसको भी जो भी बनना है उसके लिए एक सर्टेन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है। आप 11वीं 12वीं पास नहीं करोगे, बोलोगे नहीं 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 मैं तो नीट के एग्जाम दूंगी, नीट का एग्जाम दूंगा और मैं पास होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा दिखाऊंगी। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू क्वालिफाई दैट एग्जामिनेशन। ठीक है उसके लिए जो क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, उसका जो कट ऑफ रहता है, उसके अंदर अगर हम लोग आ रहे हैं तभी हम लोग बन सकते हैं डॉक्टर या डॉक्टरेस। नहीं डॉक्टर ही ऐसा नाम है, डॉक्टरेस ऐसा कोई नाम नहीं है। मस्ती कर रहा था या। सो बेसिकली मुझे बताना क्या था कि जेनेटिक मटेरियल का दर्जा किसी भी मॉलिक्यूल को मिलने के लिए उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए, कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ओके भाई साहब ये डीएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये आरएनए है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये प्रोटीन है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ये फैट है, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। इतने सारे बायोमोलिक्यूल्स है अपने बॉडी के अंदर, बट सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल लेके घूमते हैं क्या, बन के घूमते हैं क्या? नहीं बन के घूमते। सिर्फ डीएनए और आरएनए को ही जेनेटिक मटेरियल का दर्जा दिया गया है। क्यों? बिकॉज उनमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ये हमको अभी देखने हैं। पॉइंट नंबर 1, उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर होना चाहिए इट मस्ट बी प्रेजेंट इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक सेल में है और दूसरे सेल में नहीं है, ऐसा रहा तो चलेगा क्या? मतलब किडनी के सेल में, लिवर के सेल में नहीं, नो डीएनए, चलेगा? नहीं चलेगा, बिकॉज पूरा का पूरा सेल तुम्हारे डीएनए के ऊपर ही तो डिपेंड रहता है। पूरा का पूरा सेल तुम्हारे डीएनए के ऊपर ही तो काम धंधा करता है। तो डीएनए तो होना चाहिए सारे के सारे सेल्स, मतलब जेनेटिक मटेरियल बेसिकली सारे के सारे सेल्स में होना चाहिए। लेट्स थोड़ी देर के लिए ऐसे इमेजिन करते कि हमको पता ही नहीं कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है तो ऐसे इमेजिन करते कोई तो एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल है, जो सारे के सारे सेल्स में होना चाहिए। इतना समझा? इतना समझा सबको कि जेनेटिक मटेरियल तुम्हारे हर एक सेल के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट, इट मस्ट प्रिसाइजली एबल टू डुप्लीकेट इटसेल्फ। ठीक है
इट मस्ट प्रिसाइजली एबल टू डुप्लीकेट इटसेल्फ का मतलब क्या है कि वो अपने आप की कॉपी बनाने की कैपेसिटी रखना चाहिए। मतलब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था ना सेंट्रल डॉगमा में कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट कर रहा था, कैसे कॉपी बना रहा था अपनी। यस और नो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हैपेंस। इसीलिए हम लोग जेनेटिक मटेरियल डीएनए को क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो अपने आप से क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई हो सकता है, रेप्लिकेट हो सकता है और अपने अंदर की कॉपी बना सकता है। अंडरस्टूड एवरीवन? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी एबल टू ओकेशनली डेवलप इनहेरिटेबल चेंजेस। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। दिस इज, बहुत बार टीचर ना ये सारी चीजें बताना भूल जाते हैं कि इट मस्ट बी एबल टू ओकेशनली डेवलप इनहेरिटेबल चेंजेस। इनहेरिटेबल चेंजेस का मतलब क्या है? कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा डीएनए है, ठीक है? अगर मैं मेरा डीएनए मेरे मेरे बच्चों में अगर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो मेरा डीएनए एग्जैक्टली मेरे बच्चों में तो नहीं जाता है ना। सेम टू सेम कॉपी थोड़ी होता है मेरे बच्चों के अंदर। कुछ तो चेंज आएगा, कुछ तो डिफरेंस होगा। और ये कुछ तो डिफरेंस किस वजह से आया है? अपने आप से ही डीएनए डीएनए के अंदर चेंज करवाया है। समझ में आया? मतलब डीएनए मेरा जो था वो चेंज होकर मेरे बच्चों के अंदर जाएगा, थोड़ा बहुत, कंप्लीट चेंज नहीं। कंप्लीट चेंज नहीं मतलब मैं अगर इंडियन हूं तो मेरा बच्चा निग्रो पैदा होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है? मतलब क्या है? कुछ ना कुछ चेंज होगा, हल्का सा छोटा सा चेंज होगा जो मेरे बच्चे को मेरे से डिफरेंट बनाएगा, वेरिएशन दिखाई देगा। अब वेरिएशन के लिए क्या होना चाहिए? वहां पे म्यूटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? म्यूटेशन। म्यूटेशन का वर्ड सबको समझ में आया? म्यूटेशन मतलब क्या? एक फटाक से एक अब्रप्ट चेंज हो गया, एक सडन चेंज हो गया तुम्हारे डीएनए के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? सो तुम्हारा डीएनए के अंदर म्यूटेशन पैदा करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तुम्हारा डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल हर एक बॉडी के सेल में प्रेजेंट होना चाहिए। तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल के पास में अपने आप को डुप्लीकेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यो एवरीवन, यो यस, ये तीन क्वालिटीज तो होनी चाहिए। चौथी क्वालिटी क्या है? चौथा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? कि इट मस्ट बी एबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म। मतलब क्या है? कि जो तुम्हारा मैसेज है वो एक कोड के रूप में तुम्हारे डीएनए के अंदर स्टोर होना चाहिए। जैसे एटीजीसी सीटीजीजी एटीजीजी ऐसा कुछ तो होना चाहिए। ठीक है? ऐसे जो कोड्स रहेंगे एटीजीसी 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 व्हाटएवर दैट कोड वुड बी, वो कोड तुम्हारे डीएनए के ऊपर रहेंगे और ये कोड डिसाइड करेंगे कि कौन सा इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना है। क्या वो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाएगा? क्या वो तुम्हारा स्किन के ऊपर का कलर बनाएगा? क्या वो तुम्हारे आंखों का कलर देगा? क्या वो तुमको लेट्स से फॉर एग्जांपल टॉल बनाएगा? क्या वो तुमको शॉर्ट बनाएगा? क्या वो तुमको फैट बनाएगा? क्या वो तुमको थिन बनाएगा? ये सारी इंफॉर्मेशन किसके ऊपर स्टोर्ड है? डीएनए के ऊपर या जेनेटिक मटेरियल के ऊपर स्टोर है। कौन से फॉर्मेट में स्टोर्ड है? कोडेड फॉर्मेट में स्टोर्ड है, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेट में स्टोर्ड है। इज दैट क्लियर? एवरीवन? सो ये चार अगर फीचर्स तुम्हारे जेनेटिक मटेरियल में रहे तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं कि ओके दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल। अगर ये चारों में से एक भी फीचर नहीं रहा तो वो तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल कहलाने के लायक नहीं होता है। समझाए सबको? एकदम क्लियरली समझाए? एक भी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ। जैसे तुम लोग लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम लोग की उम्र हो गई है 50 साल की और तुम लोग देने जा रहे हो नीट, तो क्या तुमको डॉक्टर के रूप में ले लेंगे? मेडिकल एंट्रेंस क्रैक करके तुमको एग्जाम देने कर तुमको मेडिकल का डॉक्टर बना देंगे? नहीं पॉसिबल। एज क्राइटेरिया भी कुछ तो है, सिर्फ मार्क्स क्राइटेरिया ही नहीं है ना, बहुत सारे क्राइटेरिया है अलग अलग। यस और नो? ये सारे क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई करोगे तभी तो तुम नीट के कैंडिडेट कहलाओगे, वरना नहीं कहलाओगे। ठीक है? सो इस चारों में से कोई भी एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो जेनेटिक मटेरियल हो ही नहीं सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जब हम लोग अब हम ऐसे जमाने में जा रहे हैं, हम हम ऐसे जर्नी में जा रहे हैं, कैसे ऐसे टाइम पीरियड में जा रहे हैं जब हमको पता ही नहीं है कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल कहला रहा है। तो वो जेनेटिक मटेरियल कैसे कहलाता है? उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें क्या फीचर्स है? गीता, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास राइट नाउ।
This girl has no attention in my lecture. I don't understand what is wrong. ऐसे नहीं मानेगी ना, रुको। मेरा तुम लोग ना सच में रौद्र रूप देखने के लिए क्यों मुझे मजबूर करते हो ना, मुझे समझ में नहीं आता। बाय गीता। एनीवेज, या तुम लोग सब लोग गवाह हुआ कि मैंने उसको रूम से क्यों निकाला। मैं जनरली किसी भी स्टूडेंट को मेरे क्लासरूम से निकालता नहीं हूँ, बट दिस इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स राइट नाउ। मेरा एक बेसिक मोटो है कि अगर मैं इतने जी जान लगाकर सिखा रहा हूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको फोकस में लाकर मैं अच्छे से और करवाऊं, और जो बच्चे लिटरली बहुत तकलीफ से पढ़ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है बायोलॉजी, उनके लिए भी मैं इजी करवा सकूं। ये मेरी सोच रहती है, ये मेरा एक मेरा क्या बोलते हैं, एक मोटिव रहता है मेरे हर एक लेक्चर का। बट ऐसे अगर बच्चे रहेंगे ना तो मेरे क्लास में ना ही आए, सॉरी। Okay, anyways, I'm sorry for that. Yeah. So essential features of genetic material में क्या होता है कि अगर ये चारों के चारों क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए तो we can call this as genetic material and not otherwise. और मैंने तुमको क्या बताया, अब हम ऐसे जमाने में जा रहे हैं, ऐसे फेज में जा रहे हैं, ऐसे टाइम पीरियड में जा रहे हैं, हमको उस टाइम पीरियड में कुछ नहीं पता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, कार्बोहाइड्रेट जेनेटिक मटेरियल है, फैट्स जेनेटिक मटेरियल, क्या जेनेटिक मटेरियल है हमको पता नहीं है, हमको मॉलिक्यूल ही पता नहीं है। डीएनए आरएनए तो खड्डे में गया, उनको हमको तो पता ही नहीं कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। ऐसे जमाने में तुमको लेके जा रहा हूँ, इज दैट क्लियर? मतलब साइंटिस्ट अभी भी फाइंड आउट कर रहे हैं उस जमाने में कि क्या होगा जेनेटिक मटेरियल, क्या होगा, ये लिटरली सोच रहे हैं साइंटिस्ट, ये लिटरली एक्सपेरिमेंट कर करके प्रूव कर रहे हैं साइंटिस्ट। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि क्या प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल बन सकता है। लेट्स सी, बहुत बार ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने क्लेम करने की कोशिश की कि प्रोटीन बन सकता है जेनेटिक मटेरियल का। अर्लियर साइंटिस्ट ने क्या सोचा था कि प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल है। अर्लियर ऐसा सोचते थे साइंटिस्ट। क्यों सोचते थे? बिकॉज प्रोटीन जो है वो बहुत वैरायटी में था, बहुत वैरायटी में था, ठीक है, अलग अलग उसका वेरिएशन था, वेरिएंट्स उसके ज्यादा थे। ये एक ऐसा मैक्रोमोलिक्यूल था जिसका वेरिएशन ज्यादा था। हमने अभी देखा था ना कि हम लोग हमारे पेरेंट्स से अलग दिखते हैं, हम लोग हमारे भाई बहन से भी अलग दिखते हैं। यस और नो? यस और नो? दिखते हैं क्या नहीं दिखते हैं? एवरीवन दिखते हैं। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि जितना अलग अलग प्रोटीन होगा उतना अलग अलग भी हम लोग दिखेंगे, बराबर। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि क्या प्रोटीन वो जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग दिख रहे हैं? क्या हमारे अंदर जो वैरायटी आ रही है, हमारे अंदर जो वेरिएशन आ रहा है, क्या वो प्रोटीन की वजह से है? तो क्या हम प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल कंसिडर करें? ये उनके मन में क्या आया, सवाल आया। ये उनकी हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस थी का मतलब क्या है, ये उनका सवाल था, ये उनका क्वेश्चन था। उसको वो लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए उन्होंने फर्स्ट पॉइंट क्या बताया कि अर्लियर साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। कौन? प्रोटीन। क्यों प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल हो सकता है? बिकॉज प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब क्या है? बड़ा सा मॉलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब क्या है? बड़ा सा मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी होती है, ठीक है। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मतलब 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कितने सारे प्रोटीन बन सकते, कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से कितने सारे प्रोटीन्स बन सकते हैं? यस और नो? सो इतने सारे एनॉर्मस वैरायटी के वजह से साइंटिस्ट लोगों ने अपना सर खुजाया और बोला कि अरे, क्या इतना ज्यादा वेरिएशन की वजह से क्या हमारा प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है? ये उनके मन में सवाल था। नेक्स्ट, इसके अंदर डीएनए की तरह ही स्पेसिफिसिटी ऑफ फंक्शन है। जेनेटिक मटेरियल के, जेनेटिक मटेरियल का जो क्वालिटी है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि इसमें स्पेसिफिसिटी ऑफ फंक्शन है। स्पेसिफिसिटी ऑफ फंक्शन मतलब क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन तुम्हारे बॉडी का जो कलर है,
ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, व्हाइट कलर, वो देने का काम करता है क्या? क्या करता है हीमोग्लोबिन? यस, व्हाट डज हीमोग्लोबिन डज इन आवर बॉडी? क्या करता है या टाइम पास करता है? Yes, it binds with oxygen, it binds with carbon dioxide, मतलब basically it is a respiratory pigment. मतलब ये रेस्पिरेटरी गैसेस के साथ में बाइंड करता है. यस और नो? मानते हो कि नहीं मानते हो? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में भी बॉन्ड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में बॉन्ड बनाएगा. तुम्हारे बॉडी के ऊपर एक मेलानिन नाम का पिगमेंट है. ये मेलानिन नाम का पिगमेंट तुम्हारे बॉडी के स्किन क्या जो कलर है, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, डार्क कलर, फेयर कलर, वट एवर द कलर इज, तो वो देने का काम करता है मेलानिन. जितना ज्यादा मेलानिन उतना ज्यादा डार्क वो इंसान रहेगा. समझ में आया? उतना ज्यादा डार्क कलर का वो इंसान रहेगा. जिसमें कम मेलानिन होगा उसके अंदर जो पिगमेंट है, कम पिगमेंट होने की वजह से उसका कलर उतना ज्यादा फेंट हो जाएगा. ये तुम्हारा मेलानिन का काम धंधा है. यस और नो? मतलब हीमोग्लोबिन का काम धंधा क्या है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करो. मेलानिन का काम धंधा क्या है? तुम्हारे बॉडी का अंदर का जो कलर है उसको कलर दे दो. मतलब क्या हो रहा है ये सब कि हीमोग्लोबिन का अपना फंक्शन है, मेलानिन का अपना फंक्शन है. क्या मेलानिन हीमोग्लोबिन का फंक्शन कर सकता है और हीमोग्लोबिन मेलानिन का फंक्शन कर सकता है? नहीं कर सकता है. मतलब स्पेसिफिक हुआ क्या? नहीं. मतलब यहाँ पे क्या हो रही है बात, क्या नवल सर बायो पढ़ा सकते हैं और मैं फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ? पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ. हम दोनों भी दोनों चीजें पढ़ा सकते हैं. बट क्या इतने एफिशिएंटली मैं बायो पढ़ा रहा हूँ उतने एफिशिएंटली नवल सर फिजिक्स सॉरी ये पढ़ा सकते, बायो पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते. द सेम गोज विद मी कि मैं उनका टॉपिक नहीं पढ़ा सकता, मैं उनका चैप्टर नहीं पढ़ा सकता जितनी शिद्दत से वो तुमको पढ़ाते हैं, जितने अच्छे से, जितने ईज आउट वे में वो तुमको पढ़ाते हैं. ठीक है. मतलब क्या है कि हर एक प्रोटीन का अपना अपना फंक्शन होता है. हर एक प्रोटीन का अपना अपना फंक्शन होता है. इज दैट क्लियर? सो ये पर्टिकुलर फंक्शन होने की वजह से, ये स्पेसिफिसिटी होने की वजह से क्या हम लोग बोल सकते हैं प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल है? अब तक हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते हैं. जेनेटिक मटेरियल का एक मेजर क्राइटेरिया है कि जेनेटिक मटेरियल खुद ब खुद रेप्लिकेट हो सकता है. तो क्या तुम्हारा प्रोटीन खुद ब खुद मल्टीप्लाई रेप्लिकेट हो सकता है? द आंसर इज नो. There is no mechanism for multiplication or replication of protein. Is that clear? तो मैंने तुमको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में क्या बोला था कि एक भी क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हम लोग उसको जेनेटिक मटेरियल नहीं बोल सकते हैं. समझा? समझा है सबको? सो देखो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि अपने आप से रेप्लिकेट नहीं होगा, अपने आप से प्रोटीन अपना डबल नहीं बनेगा. मतलब आज एक मेलानिन का मॉलिक्यूल था, कल दो मेलानिन के मॉलिक्यूल हो गए, अपने आप से डबल नहीं होगा. आज एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, कल दो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, नहीं होगा. अगर ऐसा होता तो किसी में अनीमिया ही नहीं होता. यस और नो? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया ही नहीं होता किसी को भी. हाँ या ना? समझ गए कि अगर हीमोग्लोबिन ऐसे धड़ाधड़ डबल होते जाता तो किसी में अनीमिया का प्रॉब्लम ही नहीं होता ना. सो वैसे ही मैं बता रहा हूं कि प्रोटीन के अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है कि वो अपना रेप्लिकेशन कर सके, इसलिए उसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे. अंडरस्टूड एवरीवन व्हाई प्रोटीन आर नॉट कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल? वो सारे के सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा था. सारे के सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे थे. सिर्फ कौन सी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रही थी कि वो अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकता है. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? समझा है सबको? चमचम चमका सबको? ड्रॉप हार्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स सी कि डीएनए को मैं जेनेटिक मटेरियल बोल सकता हूं कि नहीं. लेट्स अप्रिशिएट द स्लाइड फर्स्ट. लेट्स अप्रिशिएट द स्लाइड. क्यों? बिकॉज तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कितना सुंदर जीआईएफ दिया हुआ है. कैसे डीएनए तुम लोग आराम से देख सकते हो कि कैसे वो स्पाइरल अरेंजमेंट दिया हुआ है. स्पाइरल अरेंजमेंट है ना, एकदम स्प्रिंग जैसा स्पाइरल स्पाइरल दिख रहा है. यस और नो? मतलब क्या है कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स है ना बच्चे लोग, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं. वो कैसे जा रहे हैं? स्पाइरल लैडर की तरह जा रहे हैं. स्पाइरल लैडर की तरह. समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो
कि वो स्पाइरल लैडर की तरह जा रहे हैं, वो एक दूसरे को ऐसे काट नहीं रहे, बीच से ऐसे घुस के काट नहीं रहे कि एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से घुस गया, उसको कट किया, उसको आगे बढ़ा, फिर कट किया, फिर आगे बढ़ा, फिर कट किया, फिर आगे बढ़ा, ऐसा नहीं होता है। इट इज स्पाइरली अरेंज्ड, पैरेलल पैरेलल जाते हैं दोनों के दोनों, पैरेलल पैरेलल स्पाइरली अरेंज्ड है ये, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक फर्स्ट। सबसे पहली बात, डीएनए जो है वो तुम्हारे बॉडी के सारे सेल्स में मिलता है, सारे के सारे सेल्स के पास में न्यूक्लियस है और उन न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तुम्हारा डीएनए जो है वो सोमैटिक सेल्स में, व्हाट आर सोमैटिक सेल्स, पहले मुझे ये बता दो, नए बच्चे पुराने बच्चे बता दो, सोमैटिक सेल्स का मतलब क्या है? व्हाट आर सोमैटिक सेल्स स्टूडेंट्स? व्हेन आई से सोमैटिक, सोमैटिक का मतलब वर्ड क्या है? यस, सोमैटिक ये वर्ड का मतलब होता है कि बॉडी सेल्स। व्हेन आई से बॉडी सेल्स, बॉडी सेल्स का मतलब क्या होता है? द सेल्स विच आर गोइंग टू फॉर्म योर एंटायर बॉडी, ठीक है। उसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? सुशील और खुशी ने ऑलरेडी बता दिया, 46 क्रोमोसोम होते हैं हर एक सेल में, हर एक सोमैटिक सेल में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। फिर मुझे क्या बताना है कि सोमैटिक का मतलब क्या है? सोमैटिक का मतलब है कि जो तुम्हारे गैमीट्स के सेल्स को छोड़कर जितने भी सेल्स है तुम्हारे बॉडी में, वो सारे के सारे सोमैटिक सेल, मतलब किडनी सेल, लिवर सेल, ब्रेन सेल, तुम्हारे पैंक्रियास के सेल, स्टमक के सेल, जितने भी सेल्स है वो सारे के सारे कौन से सेल्स हैं? सोमैटिक सेल्स। समझ में आया? तो ये जो सोमैटिक सेल्स हैं, इनके अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। ऐसा नहीं कि किडनी के सेल के अंदर तुम्हारे 36 क्रोमोसोम हो गए और लिवर के सेल के अंदर 56 क्रोमोसोम्स हो गए, सिर्फ ब्रेन के सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम, ऐसा नहीं होता है। हर एक सोमैटिक सेल में एक इंडिविजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेगा, एक ही प्रकार का इंडिविजुअल क्रोमोसोम रहेगा। ऐसा नहीं कि इसमें 10, उसमें 20, उसमें 30, उसमें 40, ऐसा नहीं होगा। अलग 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 क्रोमोसोम नंबर नहीं होगा। जितना डीएनए इसमें है उतना ही डीएनए उसमें भी है, उतना ही डीएनए उसमें भी है। समझा? हर एक सोमैटिक सेल में सेम नंबर ऑफ डीएनए रहेगा, सेम अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा। इज दैट क्लियर? बच्चे लोग, इनफाइनाइट वैरायटी है तुम्हारे डीएनए के पास में, इनफाइनाइट वैरायटी, मतलब नो टू इंडिविजुअल्स कैन हैव सेम डीएनए, नो टू इंडिविजुअल्स, नो टू इंडिविजुअल्स। तुम्हारे भाई बहनों के पास में भी सेम डीएनए नहीं होता है, तुम्हारे ट्विंस के अंदर भी सेम डीएनए नहीं होता है। yes, there has to be some amount of difference, some amount. Is that clear? समझ में आया? some amount of difference होता है, and that's why हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इनफाइनाइट वैरायटी है तुम्हारे डीएनए के पास में। देखो फोर्थ पॉइंट, देखो फोर्थ पॉइंट, कितना खुशी हुई देख के कि डुप्लीकेट होता है हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हमारा डीएनए जो है ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हो रहा है, इसलिए मैं उसको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का दर्जा दे सकता हूँ। समझ में आया? समझ में आया सबको? प्रोटीन हो रहा था क्या डुप्लीकेट? प्रोटीन हो रहा था डुप्लीकेट? नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने बोला कि नहीं है प्रोटीन तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। पर डीएनए जरूर डुप्लीकेट होता है। डीएनए के पास में मैकेनिज्म है रेप्लिकेशन नाम का, उससे वो डुप्लीकेशन दिखा सकता है, अपने आप को कॉपी बना सकता है, कॉपी नंबर बढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे कि कॉपीज प्रिसाइसली डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर सेल्स, मतलब क्या है? कॉपीज जो बनेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक सेल है जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। एक मिनट, ये एक सेल है जिसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब जब ये डिवाइड करेगा, जब ये डिवाइड करेगा तो उसके जो बच्चे बनेंगे, उसके जो डॉटर सेल्स बनेंगे, उसमें भी 46 ही होगा। यस और नो? हाँ या ना? ठीक है। या फिर उसके अगर स्पर्म सेल्स बन रहे रहेंगे तो क्या होगा? 23 यस और नो? मतलब बच्चों हो क्या रहा है, यहाँ पे जितने भी सेल्स बन रहे हैं सोमैटिक सेल्स में, उसमें इक्वल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स है, और जब गैमेटिक सेल्स बनते हैं तब उसमें इक्वल नंबर ऑफ 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अंडरस्टूड? मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। यहाँ पे 22, यहाँ पे 21, यहाँ पे 20, यहाँ पे 50, ऐसा नहीं जाता है।
इक्वल नंबर ऑफ सेल्स में क्रोमोसोम नंबर, डीएनए नंबर जाएगा, डीएनए का अमाउंट जाएगा। समझ में आया डॉटर सेल्स में क्या होता है एवरीवन? सो डीएनए की एक खास बात यह है कि जब वो डिवाइड करेंगे उसके सेल्स, और डिवाइड करके दो नए सेल्स जब बनेंगे तब उसमें सेम अमाउंट ऑफ डीएनए रहेगा। क्लियर? सेम अमाउंट। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े चुनमुनूस, आगे बढ़े। लास्ट पॉइंट क्या है? डेवलप्स म्यूटेशन। हमारे जेनेटिक मटेरियल में म्यूटेशन होना ही चाहिए। अगर म्यूटेशन नहीं रहा तो हमारे में वेरिएशन नहीं होगा। वेरिएशन नहीं रहा तो हम लोग एवोल्यूशन कैसे करेंगे? यस और नो? म्यूटेशन है तो वेरिएशन है, वेरिएशन है तो एवोल्यूशन है, हाँ या ना? सबको समझ में आया सारे के सारे पॉइंट्स? हमारा डीएनए जो है वो फाउंड इन ऑल बॉडी सेल्स है। सोमैटिक सेल्स के अंदर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। हर एक स्पीशीज में अपना अपना डीएनए सेम रहेगा हर एक सेल में, ऐसा नहीं कि इसमें अलग उसमें अलग। इनफाइनाइट वैरायटी है इसके पास में, डुप्लीकेट हो सकता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कॉपीज बना सकता है, और कॉपीज बनाकर जो डॉटर सेल्स में जाएगा तो उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्टोर इंफॉर्मेशन इन कोडेड फॉर्म, इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में होता है, और साथ ही साथ में इसमें म्यूटेशन भी होता है। जिसको जिसको समझ में आया ड्रॉप अ हार्ट। समझा है सबको? ठीक है, ओके। सो बेसिकली मुझे बताना क्या था कि ये सारे क्राइटेरिया जो है वो एक उत्तम जेनेटिक मटेरियल होने के काबिल है। ठीक है, अच्छा जेनेटिक मटेरियल होने के काबिल है, इसलिए हम लोग डीएनए को एज अ जेनेटिक मटेरियल कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमको क्या देखना है? नेक्स्ट हमको एक्सपेरिमेंट्स देखने हैं, जिससे हमको समझ में आएगा कि क्या डीएनए और प्रोटीन में से जेनेटिक मटेरियल को कैसे सिलेक्ट किया गया कि हाँ भाई साहब ये जेनेटिक मटेरियल है, यही आगे बढ़ता है, यही आगे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वगैरह वगैरह। ये एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूव कर दिया गया? हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट देकर तो प्रूव नहीं कर सकते ना, प्रूफ भी चाहिए ना उसके लिए। मतलब कल उठ के मैंने बोला कि XYZ पर्सन ने खून किया हुआ है, तो क्या उसने खून कर दिया? प्रूफ क्या है मेरे पास में? प्रूफ होना चाहिए ना। सो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के जरिए हमको क्या करना है? प्रूफ करना है कि हाँ डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। सबको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो एवरीवन? न्यू चुन्नू मुन्नूज एज वेल? हाँ, आगे बढ़े, चलिए। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हमारे साइंटिस्ट ने किया था उसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ठीक है, आज ये लास्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं और रुक जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पोर्शन है वो एकदम इंपॉर्टेंट स्टार्ट होने वाला है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2-3 एक्सपेरिमेंट्स और आने वाले हैं, 2 एक्सपेरिमेंट्स रादर, और वो 2 एक्सपेरिमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। सो आज ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट करके रुक जाते हैं। इज दैट क्लियर? ना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बोलता क्या है, उससे पहले कुछ टर्म्स के बारे में सीखो, टर्म्स के बारे में समझो। ठीक है, तो तुम्हारा जो बैक्टीरियम है, मतलब फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने या फिर ग्रिफिथ ने क्या लिया था? एक बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का जो बैक्टीरिया है वो क्या कॉज करने वाला है किसी भी ह्यूमन के अंदर या फिर किसी भी मैमल्स के अंदर? निमोनिया नाम का डिसीज। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम का जो बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, वो क्या कॉज करता है? निमोनिया कॉज करता है इन द मैमल्स। मैमल्स समझते ना सब लोग? वो रैट्स हो सकते हैं, मंकीज हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं। यस, सो ह्यूमंस, रैट्स, मंकीज, ये सारे जो मैमल्स है बेसिकली, इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर निमोनिया पैदा करने वाला जो बैक्टीरियम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। समझ में आया? मतलब अगर ये किसी भी मैमल के अंदर घुस गया ये बैक्टीरियम तो वो तुमको निमोनिया पैदा करेगा।
अब इस बैक्टीरियम के दो स्ट्रेन्स होते हैं। अब मैंने कहा स्ट्रेन्स, स्ट्रेन्स का मतलब क्या है? स्ट्रेन्स का मतलब होते हैं टाइप। इस बैक्टीरिया के दो टाइप होते हैं, एक का नाम है स्मूथ टाइप जिसको हम लोग एस टाइप भी बोलते हैं, एक का नाम होता है रफ टाइप जिसको हम लोग आर टाइप भी बोलते हैं। मैंने कहा स्मूथ टाइप एंड रफ टाइप, ठीक है। तो स्मूथ टाइप और रफ टाइप ये समझ में कैसे आया कि वो स्मूथ है और ये रफ है? तुम लोग को यहाँ पे बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वाला, इसका सरफेस कैसा है, रफ है या स्मूथ है? बता दो जल्दी, रफ है या स्मूथ है, जल्दी बताओ। एवरीवन, एरो दिखाया हुआ जो बैक्टीरिया है उसका सरफेस रफ है या स्मूथ है? रफ है, वेरी गुड। इरेगुलर है, रफ है, यस। जो मैं सेकेंड बैक्टीरिया दिखा रहा हूं ब्लू कलर के एरो से, इसका सरफेस रफ है या स्मूथ है? इसका सरफेस रफ है या स्मूथ है, बता दो। ठीक है, इसका सरफेस स्मूथ है। मतलब ये रफ बैक्टीरिया है, ये स्मूथ बैक्टीरिया। मतलब तुम्हारे निमोनिया के दो बैक्टीरिया होते हैं, दो प्रकार के स्ट्रेन होते हैं, एक होता है रफ स्ट्रेन, एक होता है स्मूथ स्ट्रेन। जिसको जिसको समझा ड्रॉप अ हार्ट। दो प्रकार का बैक्टीरिया है तुम्हारा निमोनिया का बैक्टीरिया, दो प्रकार का है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के दो स्ट्रेन होते हैं, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। रफ और स्मूथ कैसे पता चला? उस बैक्टीरिया को देखकर पता चला कि हाँ ये बैक्टीरिया का सरफेस कैसा है, रफ है, ये बैक्टीरिया का सरफेस कैसा है, स्मूथ है ना। जो भी बैक्टीरिया स्मूथ होते हैं, यस, जो भी बैक्टीरिया स्मूथ होते हैं वो लोग वायरुलेंट होते हैं। वायरुलेंट का मतलब क्या होता है कि वो डिसीज पैदा करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया स्मूथ होते हैं, स्मूथ सरफेस के बैक्टीरिया जो है, एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया है, वो निमोनिया पैदा कर सकते हैं मैमल्स के अंदर, और ह्यूमंस मर जाएंगे या फिर मैमल्स मर जाएंगे अगर एस स्ट्रेन हमारे अंदर घुसा तो। समझ में आया? एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब क्या होता है? निमोनिया कॉज करने वाली स्ट्रेन। ठीक है, ठीक है, समझ में आया सबको? निमोनिया कॉज करने वाली स्ट्रेन का नाम क्या है? स्मूथ स्ट्रेन। निमोनिया कॉज नहीं करने वाली स्ट्रेन का नाम क्या है? रफ स्ट्रेन। इज दैट क्लियर? सो बच्चे लोग अगर ध्यान दो, यहाँ पे मैं तुम लोग को चीजें बता रहा हूं। अगर मैंने रफ स्ट्रेन को इस माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो क्या वो माइस जिंदा रहेगा, मर जाएगा निमोनिया होकर? निमोनिया होगा क्या? पहली बात तो उसको निमोनिया होगा क्या? उस माइस को निमोनिया होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज रफ स्ट्रेन है। रफ स्ट्रेन है, रफ स्ट्रेन के वजह से निमोनिया नहीं होता है। तो माइस जो है वो बिना निमोनिया के जिंदा रहेगा। समझ में आया? तो ये थी हमारी फर्स्ट केस, ये थी हमारी फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या हुआ कि मैंने उसके अंदर कौन सा बैक्टीरियम डाल दिया? रफ वाला बैक्टीरियम डाल दिया, रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरियम डाल दिया, और माइस जिंदा रहा। क्यों जिंदा रहा? बिकॉज उसमें निमोनिया नहीं हुआ। बिकॉज हमने देखा हुआ था कि रफ स्ट्रेन निमोनिया पैदा नहीं कर सकता है। समझा यो? नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने दूसरा माइस लिया, मैंने दूसरा माइस लिया, और दूसरे माइस के अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया? कौन सा स्ट्रेन डाल दिया इंजेक्शन के जरिए? कौन सा स्ट्रेन डाल दिया बच्चों लोग? स्मूथ स्ट्रेन डाल दिया। अगर मैंने स्मूथ स्ट्रेन डाल दिया तो माइस जिंदा रहेगा, मर जाएगा? माउस जिंदा रहेगा, मर जाएगा? इट विल डाई, इट विल डाई, इट विल डाई विद अ पेनफुल डेथ। व्हाई? बिकॉज निमोनिया करेगा ना वो उस माइस में। निमोनिया करेगा कौन? स्मूथ टाइप हमेशा निमोनिया करता है, स्मूथ स्ट्रेन हमेशा निमोनिया करता है, बिकॉज स्मूथ इज वायरुलेंट। इज दैट क्लियर? एंड रफ इज ए वायरुलेंट या फिर नॉन वायरुलेंट। अंडरस्टूड? वायरुलेंट का मतलब क्या है? डिसीज पैदा करने वाला। नॉन वायरुलेंट का मतलब क्या है? डिसीज ना पैदा करने वाला। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट हमको क्या देखना है कि थर्ड केस में क्या होता है। थर्ड केस में मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम्हारा जो स्मूथ बैक्टीरिया है, स्मूथ बैक्टीरिया, टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर स्मूथ बैक्टीरिया है,
उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने स्मूथ बैक्टीरिया को लिया और उसको क्या किया, हीट किया, हीट हीट ऐसे हीट किया बर्नर के ऊपर टेस्ट ट्यूब को, और उस बैक्टीरिया को भी मैंने हीट किया उसके साथ साथ में। तो वो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, अंदर ही अंदर मर जाएगा, यस और नो, मर जाएगा, उसके अंदर कंटेंट मर जाएंगे ना हीट करने की वजह से, बॉईल होने की वजह से, यस और नो। तो ये जो तुम्हारा बैक्टीरिया है इसको मैंने इंजेक्शन में लिया और उसको मैंने तुम्हारे थर्ड वाले माइस में डाल दिया। तो माइस कैसा है, जिंदा या मर गया? माइस कैसा है, जिंदा या मर गया? जिंदा है। क्यों जिंदा है? बिकॉज बैक्टीरिया मैंने मरा हुआ डाला है ना, क्योंकि बैक्टीरिया मैंने मरा हुआ डाला है, हीट किल्ड डाला है, हीट किल्ड स्मूथ टाइप डाला हुआ है। हीट किल्ड स्मूथ का मतलब क्या होता है कि मैंने बैक्टीरिया को गर्म किया बर्नर के ऊपर, और गर्म करके टेस्ट ट्यूब में गर्म करने के बाद में उसको इंजेक्शन में भरा और उसके माइस में डाल दिया। जैसे ही मैंने डाला बैक्टीरिया ने कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? बिकॉज उसके अंदर का कंटेंट मर गया। समझ में आया? समझ में आया सबको? इज दैट क्लियर? ना नेक्स्ट हमको क्या देखना है, अगर अगर मैं दो चीजों का मिक्सचर करके डालता हूं, कौन सी दो चीजों का, एक रफ स्ट्रेन का मिक्सचर और हीट किल्ड स्मूथ टाइप का मिक्सचर अगर मैं करके डालता हूं, तो क्या माइस जिंदा रहता है, क्या माइस मरता है, ये हमको देखना है। ठीक है, सो ये दोनों का मिक्सचर मिलाकर मैंने क्या किया, माइस को इंजेक्ट कर दिया और माइस क्या हो गया, मर गया। यस, माइस क्या हो गया, मर गया। अब सबके दिमाग में एक सवाल रहेगा, क्यों मर गया? यस और नो, यस और नो, सबके दिमाग में सवाल है ना कि रफ स्ट्रेन डाला है और यहाँ पे हीट किल डालने के वजह से तो माइस जिंदा था, और हमको पता है रफ स्ट्रेन इज नॉन वायरुलेंट, ये तो निमोनिया करता ही नहीं है, और हीट किल्ड भी मरने के बाद में निमोनिया करता नहीं है, फिर भी माइस क्यों मर गया? ये सबके दिमाग में सवाल है, हाँ या ना? सबके दिमाग में है? यस, इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। ठीक है, तब तक इधर तक सब कुछ पढ़ के आना है। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा एक्सपेरिमेंट रिवाइज करवाऊंगा और साथ ही साथ में इसको क्या करेंगे हम लोग, अच्छे से इसका रीजन